अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली किस्त के आगाज में आपने देखा कि बातूगा एक खुफिया कमरे में दाखिल हो जाता है जहां वो एक तस्वीर बनाता है। उसके बाद बंदी लड़कियों को महल लाया जाता है जहां किराज अकीज को पहचान लेता है। फिर किराज अकीज को जिंदान की ओर ले जाता है। उसके बाद अलपागो खान की रस्मात अदा की जाती है। फिर किराज अकीज को जिंदान में डालता है जहां अकीज और किराज के बीच लड़ाई होती है। फिर बातूगा भी वहां आ जाता है जो किराज के सर पर मशाल मारता है जिससे किराज बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। 8वीं किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि किराज वहीं बेहोश हो जाता है। अकीज उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो अकीज से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अकीज उससे पूछती है कि क्या तुम बात कर सकते हो। बातूगा उससे कहता है कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ और फिर वो उसकी रस्सियां खंजर से काट देता है। अकीज जो कि ये देखकर बहुत हैरान होती है कि बातूगा बिल्कुल ठीक है। वो उससे कहती है कि आप तो बिल्कुल कमजोर नहीं हैं और आपका दिमाग भी कमजोर नहीं है। बातूगा कहता है कि हाँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि आसमानी खान को तीर से मार दूँ। और वो किराज के पास जाता है क्योंकि किराज के पास ही सारी चाबियां हैं। अकीज उससे कहती है कि मैंने आसमानी खान को इसलिए मारा क्योंकि उसने उस दिन 2 बच्चों को यतीम कर दिया था और मैंने उन्हीं का बदला उससे लिया है। फिर वो कहती है कि क्या आप मुझे कमजोर और कम दिमाग समझते हैं। बातूगा कहता है कि सिर्फ कमजोर दिमाग नहीं, तुम बेदिमाग भी हो। क्या अब भी कुछ बाकी है। और अकीज कहती है कि आसमानी वारिस ठीक है और आप तो आसमानी वारिस भी हैं और पहाड़ी वारिस भी, और आप चोलपान के भांजे हैं, इसलिए हम आपके आगे सर झुकाएंगे और आपका हुक्म भी मानेंगे। और देखो तुम क्या कह रहे हो। वो चाबियां लेकर उसके पैरों की बेड़ियां खोलने के लिए आगे आता है। अकीज कहती है कि अब मुझे तुम्हें क्या पुकारना चाहिए। तुम तो बिल्कुल ठीक हो पर तुम कम अकल और बेवकूफ की तरह करते हो। तुम बीमार भी नहीं हो। बातूगा कहता है मैं ठीक हो गया तो फिर मेरी गर्दन को वो मुझसे डरेंगे कि मैं उनसे अपना बदला लूंगा और फिर वो मेरा गला घोटने के लिए भागेंगे। लेकिन ये सच है, उन्हें डरना तो तुमसे चाहिए, लेकिन ये बात वो नहीं जानते। बातूगा किराज के हाथ बांधने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। अकीज उससे कहती है कि वो तुमसे क्यों डरेंगे। तुम तो माँ का बदला लेने के बजाय इस महल में अपने बाप के साथ खामोश बैठे हो और वो तो तुम्हें कम अकल समझते हैं। बातूगा कहता है कि वो लड़की जो आसमानी खान के सिपाहियों के जरिए पकड़ी गई है वो आसमानी वारिस के साथ बदतमीजी कर रही है जो भी उसे बचाना चाहता है। बातूगा कहता है क्या ये है तुम्हारा दिमाग। अकीज उससे कहती है कि ये दिमाग की वजह से नहीं है बल्कि पहाड़ी दिल की वजह से है। आप मुझे माफ कर दीजिए आसमानी वारिस। बाहर अलपागो की सेहतयाबी के लिए रस्म चल रही होती है और रस्म अदा करते हुए सिमन अचानक कांपने लगती है। मेजिन हैरान होकर एल्ती खातून से पूछती है कि आखिर क्यों कांप रही है। तो एल्ती खातून कहती है अगर मैं ये बता भी दूं तो चीनी औरतें ये बात नहीं समझ सकेंगी। मेजिन कहती है तो फिर मैं अजीम एलजे खातून को बताती हूँ कि उसकी बड़ी बहू तुर्क मजहब के बारे में बताना नहीं चाहती। जैसे ही मेजिन खातून जाने लगती है तो एल्ती खातून जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकती है और बताती है अब ये मुताशरीन के लिए दुआ करेगी और फिर ये हमारे खान के लिए सौदा करेगी। सिमन कुछ लाकर आग पर डालती है और आग से काले रंग का धुआं निकलता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और एलजे खातून बहुत परेशान हो जाती है। मेजिन ये देखकर एल्ती खातून से पूछती है कि अब क्या हुआ है और वो उसे बताती है इन्होंने इसे कबूल नहीं किया बल्कि आग का रंग मौत के रंग में बदल गया है। फिर चीचा की ये धुआं देखकर मुस्कुराने लगती है और एल्जे खातून बहुत परेशान होती है। अलपागो के पास आकर बैठ जाती है और रोने लगती है और उसकी बहू उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ बातूगा किराज के पाँव को रस्सी से बांध रहा होता है ताकि वो उठकर उन पर हमला ना कर सके। अकीज बातूगा से कहती है कि तुमने अपने बाप का दिफा क्यों किया है। जब मैंने तीर चलाया और वो कमान से निकला तो तुमने देख लिया था, फिर तुमने अपने बाप को दूसरी तरफ धकेल दिया और मैं उन तीरों को उसके दिल पर नहीं मार सकी। वो अभी तक जिंदा है, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अकीज उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम कैसे उसकी दिफा कर सकते हो। बातूगा उसे सुनता रहता है और फिर कहता है अगर मैं तुम्हारी हिफाजत करूं और तुम्हारा दिफा करूं तो ये ठीक है और अगर अपने बाप का करूं तो वो गलत है। अकीज दोबारा जाकर बैठ जाती है और चाबियों से अपनी बेड़ियां खोलने लगती है। बातूगा से वो रस्सी नहीं बांधी जाती। आखिर में वो रस्सी फेंक देता है।
सिमन एलजे खातून के पास आती है और उसके हाथ में हाथ रखकर कहती है कि इसके खून की ताकत कम हो गई है और मुकद्दस खून की ज़रूरत है। एलजे खातून अपने बेटों से इशारा करती है और वो दोनों कहते हैं मुकद्दस खून खान के साथ हो, यानी हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। उन्हें देखकर बालामीर भी कहता है कि मुकद्दस खून खान के साथ हो। सिमन तैमूर का हाथ पकड़ती है और पकड़ते ही कहती है कि यह जिस्माना ताकत है और फिर अपने खंजर से उसके हाथ पर ज़र्फ लगाती है और तैमूर अपने खून का कतरा अपने बाप के माथे पर डालता है। फिर वो काया का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ते ही कहती है कि ये दिमाग की ताकत है और उसी तरह ज़र्ब लगाती है और काया भी उसी तरह एक खून का कतरा अपने बाप के माथे पर डालता है। फिर बालामीर अपनी बेटी को देखते हुए अपना हाथ आगे करता है। सिमन उसे देखती रह जाती है और कहती है कि रूह की ताकत कहाँ है, और ये कहकर पलट जाती है और बालामीर के हाथ पर ज़र्ब नहीं लगाती है। फिर दोबारा कहती है कि रूह की ताकत कहाँ है। ये सुनकर दानिशता और बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। फिर एलजे खातून उनसे पूछती है आप कहना क्या चाहती है, तो वो तैमूर की तरफ इशारा करके कहती है कि ये आसमानी जिस्म है और काया को कहती है कि ये आसमानी दिमाग है। आसमानी रूह कहाँ है? बालामीर उसे कहता है वो मैं हूँ, आसमानी रूह। मैं मुकद्दस अल्पागो खान के खून से हूँ और तख्त पर भी मेरा हक है। तैमूर कहता है कि चचा सिमन आसमानी रूह के बारे में पूछ रही है, उसे आसमानी अल्फ से मत उलझाओ। इतने में गुनसेलन खातून कहती है कि बातूगा भी तो मुकद्दस खान है, हो सकता है कि वो ही आसमानी रूह हो। एलजे खातून ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है एक पहाड़ में आसमानी रूह कैसे रह सकती है। तैमूर कहता है कि मैं सिमन को दिखाने के लिए बातूगा को ले आता हूँ। काया कहता है हाँ ले आओ, उसकी ना टांग है ना हाथ है और ना ही दिमाग है, शायद कोई जान हो। तैमूर वहाँ से चला जाता है और एल्जिन गुलसेलन की तरफ गुस्से से देखती है कि आखिर उसने ये बात की ही क्यों। उधर अकीज को दिखाया जाता है, वो कहती है इनमें से किसी भी चाबी से मेरी बेड़ी नहीं खुली, और बातूगा उसको उठकर एक पत्थर देता है और कहता है इसको इससे तोड़ लो। अकीज पत्थर से अपनी बेड़ी तोड़ना शुरू करती है और बातूगा से पूछती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी। बातूगा कहता है खुफिया रास्ते से। फिर वो पूछती है कि ये खुफिया रास्ता क्या है, और वो याद करता है कि वो और उसकी माँ उसी खुफिया रास्ते से भागे थे। वो अकीज से कहता है खुफिया रास्ता तो है, लेकिन अकीज पूछती है लेकिन क्या? वह कहता है लेकिन हम वहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि मेरे और मेरी माँ के भागने के बाद मेरे बाबा ने वो रास्ता बंद करवा दिया था। तो फिर अकीज कहती है तो क्या तुम इतने सालों में वो जगह खोद नहीं पाए? बातूगा उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है देखो क्या मेरा हाथ है। अकीज उसके हाथ की तरफ देखती है और गुस्से में आ जाती है और फिर अपनी बेड़ियां उसी पत्थर से तोड़ने लगती है। और फिर वो कहती है क्या तुम्हें तलवार भी नहीं मिली? तुम्हारे पास इतने सालों में तलवार भी नहीं थी। इतने में किराज को होश आ जाता है। वो देखता है उसके हाथ पर रस्सियां बंधी है, उसके पास ही एक खंजर पड़ा है। फिर बातूगा अकीज से कहता है कि जल्दी करो। किराज ये सुनकर हैरान रह जाता है कि बातूगा बोल सकता है। फिर किराज खंजर से अपनी रस्सी खोल लेता है। दूसरी ओर तैमूर भी उस तरफ आ जाता है क्योंकि तैमूर ने बातूगा को उस तरफ जाते हुए देखा था। तैमूर रास्ते में खड़े तेगो बेग से पूछता है कि बातूगा कहाँ है। फिर तेगो बेग बताता है कि किराज एक लड़की को जिंदान ले जा रहा था, बातूगा उसी के पीछे गया है। फिर तैमूर कहता है कि उस लड़की का क्या कसूर था। तेगो बेग है कि मैं नहीं जानता। फिर तैमूर जिंदान की ओर चल देता है। दूसरी ओर जिंदान में किराज रस्सी काट देता है और फिर उसकी नजर बातूगा और अकीज पर पड़ती है। फिर किराज बातूगा पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां अकीज किराज को देख लेती है और बातूगा को धक्का दे देती है, जिससे बातूगा नीचे गिर जाता है और इसके सिर में चोट लग जाती है। फिर किराज अकीज पर वार करने वाला होता है, लेकिन अकीज उसके हाथ पर पत्थर मार देती है, जिससे उसका खंजर नीचे गिर जाता है। उसके बाद किराज अकीज को मारता है। फिर अकीज भी नीचे गिर जाती है। फिर किराज बातूगा की तरफ बढ़ता है और उसे मारते हुए कहता है कि तुमने अपने बाबा के साथ गद्दारी की है, हमने तो तुम्हें खान का वारिस समझा था। फिर तैमूर भी वहां आ जाता है और देखता है कि किराज तलवार निकालकर बातूगा की गर्दन पर रखी हुई है और वो बातूगा को मारने ही वाला होता है। तैमूर भी अपनी तलवार निकालकर किराज की ओर बढ़ता है, पर अकीज पीछे से उस पर खंजर से वार करती है और उसे मार देती है। फिर तैमूर वहां अंदर आ जाता है और बातूगा को उठाता है। फिर अकीज से पूछता है कि क्या मेरे भाई को चोट लगी है। अकीज कुछ नहीं बोलती।
तैमूर चिल्लाकर बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ पर तुम जवाब नहीं दे रही। अकीस तैमूर से कहती है कि यह शख्स इसे मार रहा था। फिर तैमूर पूछता है, मेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है? अकीस कहती है, मुझे नहीं पता, बस ये शख्स मुझे खींचकर यहाँ ला रहा था, तभी ये भी उसका पीछे करते हुए यहाँ आ गया और जब ये शख्स यहाँ पहुँचा इस इंसान ने इन पर हमला किया। फिर तैमूर अकीस से पूछता है कि तुम्हारा क्या कसूर है और वो तुम्हें यहाँ क्यों लाया? अकीस तैमूर से कहती है, ये आपसे पूछा जाना चाहिए क्योंकि आप यहाँ के वारिस हैं। अकीस फिर कहती है कि पहले इसने एक पहाड़ी लड़की पर नजर डाली और फिर मुझे लेकर यहाँ जिंदान में आ गया। और क्या खान के महल में ऐसा ही रिवाज है? क्या कैदियों के साथ यहाँ ऐसे ही सुलूक किया जाता है? फिर तैमूर अकीस से कहता है, अपने लफ्जों पर गौर करो खातून, अगर तुमने मेरे भाई की जान न बचाई होती तो मैं तुम्हें यही मार देता। तैमूर फिर कहता है कि आसमानी खानों में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर तैमूर किराज की लाश घसीटता हुआ बाहर लाता है। बातूगा और अकीस भी उसके पीछे आते हैं। फिर तैमूर उसकी लाश को उसी जगह ले आता है जहां उस लड़की को फांसी दे रखी थी। उसके बाद तैमूर वहां मौजूद लोगों से कहता है कि इस मलून ने मेरे भाई बातूगा पर हाथ उठाया, जिसने उसकी कीमत अपनी जान देकर अदा की। तैमूर फिर कहता है, अगर आज के बाद किसी ने मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखा, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर तैमूर अकीस से कहता है कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। फिर तैमूर सिपाहियों को कहता है कि इन्हें ले जाओ। फिर सिपाही अकीस को वहीं एक जगह खड़ा कर देते हैं। फिर तैमूर बातूगा को लेकर रस्म की जगह चला जाता है जहाँ बख्शी खातून उसके हाथ पर ज़र्ब लगा देती है और खून के कतरे अल्पागो के माथे पर गिरते हैं। दूसरी ओर अकीस की नज़र उस उकाब पर पड़ती है जिसे उसने ख्वाब में देखा था जहाँ उसका तीर लगा था। फिर अकीस सोचती है यानी गोकमेल ही उसका मुकद्दर है और ये किस्त यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नए एपिसोड में।